एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले जितेंद्र सिंह जी के लिए हो जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MOS फॉर PMO, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और न जाने कितनी सारी मिनिस्ट्रीज जितेंद्र जी आपके पास हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं और बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज हैं जो जाहिर है हमारे भविष्य को रचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करती हूं, और क्योंकि भारत 24 की आज की चर्चा विजन ऑफ न्यू इंडिया पर हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल विजन ऑफ न्यू इंडिया को लेकर ही पूछना चाहती हूं कि आपका थॉट विजन ऑफ न्यू इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और उसके लिए ढेरों बधाइयां आपको। आगे क्या? धन्यवाद। पहले तो इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद, और जेसी साहब का भी धन्यवाद। जेसी साहब के साथ वैसे ही जुड़ के व्यक्ति स्टार बन जाता है, तो चलिए सितारों की छायाओं में हमको भी आपने मौका दिया। अब जहां तक विजन 2047 का संबंध है, मुझे लग रहा है कि एक नई दिशा जो प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में दी है वो ये कि अगर हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कोई भूमिका निभानी है, भौगोलिक भूमिका निभानी है, तो अनिवार्य है कि हमारे मापदंड भी भौगोलिक हों। हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना पड़ेगा। हमारी चुनौतियां भी भौगोलिक हों, हमारी चिंताएं भी भौगोलिक। सो ग्लोबल चैलेंजेस अनिवार्य है कि हमारे मापदंड भी भौगोलिक हों। हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना पड़ेगा। हमारी चुनौतियां भी भौगोलिक हों, हमारी चिंताएं भी भौगोलिक। सो ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल बेंचमार्क्स, ग्लोबल कंसर्न्स। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्षों में बहुत सारे ऐसी नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए, कुछ इस तरह की विषय रखे गए जिनकी पहले भारतवर्ष में कभी आम चर्चा नहीं हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की बात करिए। मुझे नहीं लगता सन 2014 से पहले बहुत ज्यादा लोगों को इस बात का समझ भी थी कि स्टार्टअप्स होता क्या है। और सन 2015 में जब उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो मुझे भली बात याद है कि बहुत से मुझे फोन आए कि साहब इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। और आज स्थिति यह है क्योंकि एक तरह की जागरूकता भी उससे आई एट मल्टीपल लेवल्स। आज स्थिति ये कि 350-400 से बढ़कर के हम 1 लाख का आंकड़ा पार करके यूनिकॉर्न्स हमारे लगभग 150 हो गए, एंड वी आर रेटेड नंबर 3 इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी जिस देश को स्टार्टअप्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, वो आज दुनिया का 3रे नंबर पर है। और साथ ही साथ मुझे लगता है ये भी एक संकेत गया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं, उसके अतिरिक्त भी विकल्प हैं। और अगर हमें भौगोलिक स्पर्धा करनी है, ग्लोबल कंपटीशन में आना है, तो वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल पैरामीटर्स। इसी तरह से अंतरिक्ष का, क्योंकि अगर बात चलेगी तो सारा दिन लग जाएगा, मैं 1-2 उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं। अंतरिक्ष का हमारा विभाग गोपनीयता में काम करता था। कभी कभी आप समाचार पत्र में पढ़ लेते कि छोटे से कॉलम में श्रीहरिकोटा से कोई लॉन्चिंग हुई, क्या हुआ, कैसे किया, किसने किया, कोई समझ में नहीं था। और श्रीहरिकोटा कहाँ है ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था। आज से 3 वर्ष पहले उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। आज लगभग 150 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं। और अमेरिका, जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत बहुत पहले शुरू की थी, हमने जब अपनी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की तो हमारी स्थिति यह थी कि विक्रम साराभाई जो संस्थापक थे, वो अपने बाईसाइकिल के कैरियर पर लॉन्चर को लेकर के जाते थे। व्यवस्थाओं का इतना अभाव था, और जो उस समय राजनीतिक नेतृत्व था उनकी प्राथमिकताएं भी भिन्न थी, और देश की प्राथमिकताएं भी कुछ उस जमाने के हालात के मुताबिक अलग थी। और समाज में उसकी समझ ये थी कि हम तो गीत गाते थे चंदा मामा दूर के। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। आपको जानकर के हैरत होगी, गर्व भी महसूस होगा कि 175 मिलियन डॉलर अभी तक अमेरिका के सैटेलाइट्स लॉन्च करने से कमा चुका है हिंदुस्तान। क्या बात है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जिस देश ने हमसे बहुत पहले उड़ान भरी थी, आज वो हमारे साधनों पर निर्भर कर रहा है। इससे ना आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके आत्मविश्वास, आपके स्वाभिमान में इजाफा हुआ, बल्कि आपको अपनी क्षमता का एहसास हुआ। इसी तरह स्टार्टअप का मैंने उदाहरण दिया। और इकोनॉमी में वी आर नाउ रेटेड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहा, ये विश्व के जो भौगोलिक मापदंड तय करने वाले हैं, चाहे वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और हम 5वें दर्जे पर जब इकोनॉमी बनकर के आए हैं, तो एक बात जिसका कभी कभी ध्यान नहीं रहता, वी हैव ओवरटेकन यूके। तो जिस देश ने 200 वर्ष हम पर राज किया, हमारी इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई। जिस देश ने हमसे पहले रॉकेट उड़ाए, वो आज हमारे यहां से रॉकेट उड़ा रहा है।
और जिस देशों से हमने सीखा कि स्टार्टअप शब्द का अर्थ क्या है, वो आज हमारे स्टार्टअप्स को ढूंढ रहा है क्योंकि हम तीसरे दर्जे पर आ गए। तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा क्वांटम जंप जो 9 साल में हुआ है, ये आधार बनेगा अगले 20-25 वर्ष की यात्रा का। जी। और वो रिसोर्सेज, हिमालयन रिसोर्सेज, अरोमा मिशन का आगाज हुआ, लेवेंडर खेती से लगभग 3000 एग्रीटेक स्टार्टअप जुड़ गए, 7500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक, लार्जेस्ट कोस्टल एरिया इन दी वर्ल्ड। कभी उसने किसी की तरफ देखा नहीं। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ मित्र आए थे तो मैं उनसे कह रहा था कि योर कंट्री इज नोन एज ऑस्ट्रेलिया, और कॉन्टिनेंट नोन एज ऑस्ट्रेलिया, और आइलैंड नोन एज ऑस्ट्रेलिया, बट योर ओशन नॉट नोन एज ऑस्ट्रेलियन ओशन, माई ओशन नोन एज इंडियन ओशन। और मैंने कहा वो इसलिए कि मेरे पूर्वज इतने चतुर थे कि वो संकेत छोड़ गए कि इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई है। और अब डीप सी मिशन, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2 बार की अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2021 और 22 में, वो इसलिए कि हमारे उस तरफ हमारा रुझान बने, हमें जागरूकता आए कि वहां हमारा अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्स है, और आने वाले समय वही हमारी अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करके, और उसी को आप कह रहे हैं कि ताकत बनता है। बहुत अच्छे से आपने विजन ऑफ न्यू इंडिया क्या है और कहां तक हम बीते 9 सालों में पहुंचे, इसका आपने जिक्र किया। लेकिन क्योंकि लगातार सर हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा हो, या फिर उससे पहले जब जब विदेश मोदी जाते हैं, और मोदी द बॉस जैसी संज्ञा जब हम वहां से सुनते हैं, या फिर अमेरिका में हमने देखा जिस तरीके से स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री जी गए, और वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल लीडर के तौर पर और एक ऐसे नेशन के तौर पर जहां पर हम आंख उठाकर, सर उठाकर चल सकते हैं, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर डॉक्टर जी? मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। एक तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता है मोदी जी, और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम भारतवासी, आप कह रहे हैं। आज तर्क आधारित युग है, सब बातें आंकड़ों के आधार पर नाप तोली जाती हैं। आप देखिए व्हाइट हाउस में कितने राष्ट्रपति बदल गए, 10 डाउनिंग में कितने प्रधानमंत्री बन गए। तो जितने भी बड़े देश हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट मोदी जी हैं, अनुभव के लिहाज से भी। और अगर पूरा देखा जाए तो 22-25 साल किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हेड ऑफ गवर्नमेंट चुन करके आना आसान नहीं है। सुना करते डिक्टेटर हुआ करते हैं, फैसिस्ट हुआ करते हैं, कम्युनिस्ट हुआ करते हैं, लेकिन हर इलेक्शन में दोबारा जीत कर आना और पहले से अधिक बहुमत से आना, तो उससे ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ। उसके पीछे बहुत मेहनत भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मोदी जी ने विश्व को परिचित करवाया भारत के सामर्थ्य से, कि भारत के पास कितना कुछ है दुनिया को देने के लिए। ये शायद पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभी आपने वर्तमान दौरे की बात की, तो जो कल योग दिवस मनाया गया, ये योग कितनी बड़ी ताकत है भारत के पास, कितना बड़ा सरमाया है, इसका परिचय भी मोदी जी के माध्यम से हुआ। जब सरकार बनते ही उन्होंने ये प्रस्तावना रखी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो मुझे लगता है भारत की सामर्थ्य को बाहर लाया, इससे भारत का रुतबा भी बढ़ा और उनका कद तो खैर बहुत ऊंचा चला गया। और इसी में सर बस ऐड ऑन करना चाहूंगी, एलॉन मस्क भी कह देते हैं कि मैं मोदी जी का फैन हूं, और जाहिर बात है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, वो भारत आने की भी बात करते हैं। इन तमाम अचीवमेंट्स को हम कितना भारत के लिए बेहतर तौर पर देखते हैं? ये कल शाम को कोई पूछ रहा था कि इसका अर्थ क्या है एलॉन मस्क, तो मैंने कहा भाई देखो वैसा है, आज जमाना ऐसा है कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मान लिया, ऐसा नहीं चलता। आज तो बाप के कहने पर बेटा वोट भी नहीं देता। You have to be analytically by conviction. Elon Musk is a businessman, is an investor. वो कोई राजनीतिक नहीं है, उसको कहने की क्या जरूरत है, ना कहे तो तब भी उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो मन से आवाज निकली क्योंकि लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू एंगेज विद डिप्लोमेटिकली, ट्रेड वाइज। उनको भी लगता है कि अगर हमें अपनी ग्रोथ आगे करनी है, अपने व्यापार की, अपने उद्योग की, तो हमारे लिए हमारा पड़ाव हिंदुस्तान है। और जिस तरह से भारत के सरमायों को, उसके साधनों को मोदी जी ने आगे प्रोजेक्ट किया, उसको दर्शाया, उसकी वजह से लोगों को समझ आया देश विदेश में कि हाँ, दिस इज अ कंट्री वेयर वी कैन डील विद एंड वी आर कंफर्टेबल डीलिंग विद। इसलिए उसके मन से ये निकला कि आई एम अ मोदी फैन और मैं अगले साल भारत आ रहा हूं। वरना उनको कहने के लिए कोई मजबूरी तो नहीं है ना। तो हमें यह समझना होगा कि किस तरह से एक प्रमाणित ढंग से भारत को दुनिया के आगे पेश करने का काम मोदी जी ने किया है। और न सिर्फ भारत, बल्कि क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं सर, धरती का स्वर्ग, और कितना बदला वो धरती का स्वर्ग, ये सबके जहन में आज है। हम जब जाते हैं लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाते हैं, ये सब हमें मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के दौरान। लेकिन फिर भी
जम्मू कश्मीर से 370, उसकी एक एनिवर्सरी भी आने वाली है हटने के बाद। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी सर होने हैं और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापसी की राह भी देख रहे हैं। इन तीनों चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि परिस्थिति बदली है, उसके लिए भी चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं, बात हम तर्क के साथ करते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तर्क है कि 1,70,00,000 पर्यटक कश्मीर घाटी जाते हैं। मुझे लगता है अपने में कीर्तिमान है, लगभग 2 करोड़। यानी होटल वोटल तो समाप्त हो गए लोगों ने, और कश्मीर घाटी में होम स्टे का कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ कुछ क्षेत्रों में है भारत के, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में काम किया, पूर्वोत्तर में इस तरह का था। यहां पर ऐसा नहीं है, वहां लोग हाउस बोटों में ठहरते हैं, छोटे छोटे हट्स में ठहरते हैं या होटलों में, होम स्टे वाला हो या होम टूरिज्म। लेकिन इतने ज्यादा पर्यटक बढ़ गए कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और बाद में होम स्टे भी एग्जॉस्ट हो गया। तो मुझे लगता है इसके आगे और कोई प्रमाणित कुछ और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। तो ये बदली हुई परिस्थिति। अब दूसरा आपने राजनीतिक प्रश्न किया, तो जहां तक चुनाव का संबंध है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला रहता है। उनके पास तरह तरह के इनपुट्स रहते हैं, वो सभी पहलुओं पर गौर करके तारीख निश्चित करते हैं। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक चुनाव के लिए सदा तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा को। वी आर 24/7/365। हम कांग्रेस पार्टी दूसरी तरह नहीं है कि चुनाव के समय सक्रिय हो गए। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता हर समय प्रोएक्टिव मोड में रहते हैं। लेकिन सर, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा G20 का जैसे आयोजन हुआ, काबिले तारीफ G20 का आयोजन था। हमने देखा पहले बॉयकॉट कॉल्स होते थे, इस बार वैसा भी हमने नहीं देखा। निश्चित तौर पर हवा और फिजा तो बदली है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट जो चीजों को डिसमेंटल करने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए G20 भी अपने में एक प्रमाण है। मुझे लगता है क्योंकि 60 स्थानों पर G20 के इवेंट्स होने हैं जो प्रमुख था, उसमें से लगभग 45-50 तक अभी तक हो गए। जब श्रीनगर वाला G20 हुआ था तो मेरे ख्याल 40 था, 40वां। और मैंने उस दिन भी कहा था श्रीनगर में ही कि मुझे नहीं लगता कि इतना अधिक उत्साह किसी और G20 वेन्यू पे देखा गया, संख्या के लिहाज से भी। और बिना समझौता किए सारी बिजनेस हुआ, जो बिजनेस सेशंस होते हैं। उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा करिकुलर, शिकारों की भी सैर हो रही है, मार्केट में भी जाना हो रहा है, बाग बगीचों में भी घूमना हो रहा है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो इतना ज्यादा उत्साह और इतनी ज्यादा संख्या, और मीडिया भी हर तरफ से आ गया देखने। इसलिए अब दूसरी बात आ गई फ्रिंज एलिमेंट। अब ऐसा है कि बहुत से लोगों की राजनीति भी शायद इसी तरह से चलती थी कि स्थिति सामान्य ना हो, क्योंकि 25-30 साल गुजर जाने से कई लोगों की आदत बन गई, या वो उसी के लाभार्थी बन गए कि आतंक के साए में चुनाव हो जाए, 10% वोट पड़े, वही विधायक बन जाएं, वही सांसद बन जाएं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंश भी चलता रहे। तो इसी प्रकार से एक नया तबका नियो रिच का भी पैदा हो गया। तो आतंक के साए में बहुत से लोगों ने जो लाभ लिया है वो चाहेंगे कि स्थिति सामान्य ना हो। लेकिन जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला, वो चाहता है कि वो मोदी जी के नेतृत्व की इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि कश्मीर का नौजवान बहुत एस्पिरेशनल है, आकांक्षी है, बहुत ज़हीन है। बाकी देश के नौजवानों की तुलना में कई बार उसका अवेयरनेस लेवल भी बहुत है, तो वो ही डजंट वांट टू मिस द बस। बेहतर हुई है। लेकिन एक अंतिम सवाल जाते जाते, और इस सेशन को हम रैप अप भी करेंगे। एज अ सिटीजन, मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप कितने नंबर देते हैं एज अ सिटीजन? कितने नंबर देते हैं आउट ऑफ 10? नहीं, मुझे लगता है कि 10 में से 15 नंबर या 100 में से 150, क्योंकि उसकी एक वजह है। ये नहीं है कि अभी मैंने इतिहास के पन्ने एक बार नहीं अनेकों बार पढ़े हैं, और अनेकों एक पहलू को लेके अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। मेरे साथ हमेशा 2 पुस्तकें साथ रहती हैं गाड़ी में जी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, सारे देश को एक डोर में बांधने का। हमने अनेकों प्रधानमंत्री देखे, उनके एक पॉकेट्स होते थे। कोई इंडो गैंजेटिक प्लेन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, मकबूल थे। कुछ एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए जो यूपी, बिहार, कोई थे कि दक्षिण भारत के कुछ पॉकेट्स में। लेकिन कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व उत्तर तक। सन 2015 के बाद मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक हमने इनका वहां दौरा बना तो हमने भी उत्साह में एक जनसभा की मांग की, और जनसभा का हमें करने का अनुमति भी मिल गई।
लेकिन मैं परेशान हो गया कि वो तो वहां सरकार भी दूसरी पार्टी की थी, समाज भी दूसरे स्वरूप का था, तो वो कहां से संख्या आएगी। तो हम लगे इधर उधर अपनी तरह की व्यवस्थाएं करने। लेकिन जब वो लैंड किए तो छोटी छोटी बच्चियां क्रिश्चियन स्कूल्स की फ्रॉक पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए, ह्यूमन चेन बना करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक जहां उन्होंने जाना था खड़ी हो गई। जी। तो यानी जो उनके साथ जो आइडेंटिफाई आम इंसान करता है, शायद वो विचारधारा से करता हो कि ना करता हो, लेकिन मोदी जी के साथ करता है। बिल्कुल, और हर तो कोई ये एक बहुत बड़ा एसेट है। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको हम ही हैज प्रूव टू बी, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, तो इस डाइवर्सिटी को यूनाइट करने का काम भी मोदी जी ने किया। बिल्कुल, हर उस जुड़ाव को हर एक व्यक्ति, हम सब यहाँ पर बैठे व्यक्ति उसे महसूस करते हैं। और इसी 15 नंबर पर आपके एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और विजन ऑफ इंडिया की एक न्यू डेफिनेशन देने के लिए। ये सर आज का आपका मोमेंट ऑफ द डे है, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ एंड सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का, मंच पर आए। सर, जितेंद्र सर, यू नीड टू स्टे फॉर अ लिटिल वाइल। हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं। साथ ही अरुण सिंह जी, आपको भी यहाँ मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ। उसके साथ ही सैयद उमर जी, चीफ बिजनेस ऑफिसर, मनोज जिज्ञासी जी, आप भी मंच पर आए। और साथ ही रुबिका जी, you please join us on this stage.